15 में देखिए, सबसे पहले अभी तक हम अंजन पढ़ के आए थे ना, तो यहाँ पर हम शलाका देखेंगे। तो शलाका के बारे में बताते हैं कि मल्लिका पुष्प सदृश्य व कलाई के परिमाण में मोटी होनी चाहिए। कलाई मतलब क्या है? मटर, है ना। तो जितनी मटर की थिकनेस होती है उतनी ही बता रखा है कि अंजन की शलाका मोटी होनी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट इसकी लंबाई की बात करते हैं, लेंथ कितनी लेनी है। तो 8 अंगुल यहाँ पे बताई हुई है। तो अगर मैं बात करूं आचार्य सुश्रुत, ठीक है, इनफैक्ट आचार्य शारंधर दोनों ने ही 8 अंगुल बताई है। ठीक है। लेकिन आचार्य वाग्भट ने कितनी बताई है? 10 अंगुल। इस पे क्वेश्चन आ चुका है, अंजन शलाका की लेंथ पर याद कर लेना अच्छे से। ओके। नेक्स्ट यहाँ पे बताया हुआ है, हमने पढ़ा ना कि टाइप्स होते हैं, रोपण है, लेखन है, प्रसादन है और स्नेहन है, अलग अलग होती है अंजन। तो अगर आप रोपण करना चाह रहे हो तो रोपण के लिए कौन सी यूज करोगे? लौह शलाका। अगर लेखन करना चाह रहे हैं तो ताम्र, और अगर प्रसादन करना चाह रहे हैं तो स्वर्ण। ठीक है। इसके अलावा प्रसादन के लिए स्वर्ण के साथ साथ रजत का भी यूज कर सकते हो, यहीं पर ऐड कर लो स्वर्ण, और अगर स्वर्ण नहीं है तो रजत का यूज कर सकते हो। ठीक है। एंड वन मोर थिंग, अगर रोपण करना चाह रहे हो, मान लीजिए लौह शलाका नहीं है, तो ऐसे में क्या यूज करोगे? अंगुली पर्व भी यूज कर सकते हो। ठीक है। आगे चलते हैं श्रेष्ठ काल की तरफ। तो यहाँ पर उन्होंने बता रखा कि कौन सा समय है जब आपको ये सारे कल्प का प्रयोग करना चाहिए। तो अगर मान लीजिए आप तर्पण करना चाह रहे हैं तो तर्पण के लिए पूर्वाहन नहीं तो अपराहन। जो मध्याहन है, जिस समय थोड़ा सा ऊष्म रहता है, पित्त का समय रहता है, ऐसे में जो है नहीं यूज करना तर्पण। ठीक है। तो पूर्वाहन और अपराहन में करना है। नेक्स्ट आता है सेक और अश्चोतन। तो सेक और अश्चोतन जो है तीनों ही समय में बताया हुआ है, पूर्वाहन, मध्याहन और सायन, कभी भी कर सकते हो। नेक्स्ट आता है शिरोवस्ती। इस पे भी क्वेश्चन आ चुका है शिरोवस्ती पर, इंपॉर्टेंट। तो शिरोवस्ती का समय बताया हुआ है सायंकाल। ठीक है। जो सायंकाल बताया हुआ है समय, वो आचार्य सुश्रुत ने बताया है। ठीक है। अगर अष्टांग हृदय की बात करें तो उन्होंने और स्पेसिफाई कर दिया, वो क्या बोल रहे हैं? दिनांते, जिस समय मध्याह्न निकल चुका हो, खत्म हो चुका हो। बात तो एक ही है वैसे। ठीक है। लेकिन आचार्य सुश्रुत ने स्पेसिफाई कर दिया कि इवनिंग में ही देना है, जबकि हृदय बोल रहे हैं जैसे ही दिन खत्म होने वाला हो उस टाइम पे देना है। ठीक है। और अष्टांग हृदय ने बहुत ही स्पेसिफिकली बताया है, इन्होंने टाइम पीरियड बताया कितना? 7 दिवा। ठीक है, 7 दिन बताए हैं। यहीं पर याद कर लीजिए शारंधर आचार्य, तो उन्होंने क्या बताया है? अभुक्त। ठीक है। बिफोर फूड जो है शिरोवस्ती का प्रयोग करना होता है, और उन्होंने टाइम पीरियड बताया, तो 5 दिन कर सकते हो या फिर 7 डेज भी कर सकते हो। ठीक है। शिरोवस्ती के बारे में मैंने बाकी जो उसकी हाइट होती है वो मैंने आपको बताई दी थी अलग अलग आचार्यों के अनुसार, है ना। अब यहाँ पर बाकी सबके तो काल बता दिए इन्होंने क्रियाओं के, लेकिन अंजन का इन्होंने जो है काल नहीं बताया, तो वो भी देख लेते हैं, वो भी जरूरी है। अंजन का प्रयोग समय जो है वो ऋतु अनुसार वर्णन आया है। ठीक है। जैसे कि सबसे पहले हम बात करेंगे हेमंत और शिशिर, दोनों ही कैसी है? शीत ऋतु है ना। तो ऐसे में मध्याह्न का यूज करोगे, इसी है ये तो, है ना, कॉमन सेंस वाली बात है। ज्यादा ठंडा है जिस ऋतु में, तो आप ऐसा टाइम पीरियड, ऐसा काल यूज करोगे जब टेम्परेचर थोड़ा सा ठीक ठाक हो, नॉर्मल हो जाए, तो मध्याह्न यूज करोगे। ऐसे टाइम पर अंजन करना है। ठीक है। आगे चलते हैं ग्रीष्म और शरद। अब ग्रीष्म और शरद दोनों ही कैसे हैं? गर्मी होती है ना, उष्म काल है, तो ऐसे में या तो पूर्वाहन का यूज कर सकते हो या फिर अपराहन। ठीक है। आगे चलते हैं वर्षा ऋतु। तो वर्षा ऋतु के बारे में तो आई थिंक किसी को डाउट होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वर्षा ऋतु में क्या बताया हुआ है कि जब मेघ ना छाए हो, ऐसे समय में आपको अंजन नस्य का प्रयोग करना है। ठीक है। तो नाभ्र काले, जब मौसम साफ हो। ठीक है। नाभ्र, ना अत्युष्ण। लास्ट आता है हमारा वसंत ऋतु। तो वसंत ऋतु एक्चुअली श्रेष्ठ है। वसंत ऋतु में हमेशा करने को बताया गया, सदैव, कभी भी कर सकते हो। ठीक है। तो याद कर लेना ये जरूरी था, अंजन का प्रयोग समय। बाकी भी कल्प क्रियाओं के हमने समय देख लिए हैं। आगे चलते हैं शुद्ध शुक्र के लक्षण। तो यहाँ पर अलग अलग आचार्यों ने दे रखे हैं, वो हमें पता होने चाहिए, जैसे कि स्फटिकाभम, तो ये चरक, सुश्रुत, शारंधर तीनों ने बताया है। मधुगंधी, ये इन चारों आचार्यों ने बताया है, जबकि तैल वर्णी जो है वो वाग्भट ने बताया है। ठीक है। नेक्स्ट आता है शुद्धार्तव के लक्षण। तो शुद्धार्तव ये सब आपने फिजियोलॉजी में पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में, है ना, इतना हमें इस पर स्ट्रेस देने की नीड नहीं है, बट एक बार जस्ट गो थ्रू हो जाइए। ठीक है। इसमें क्या है शुद्धार्तव में? चरक क्या बता रहे हैं? गुंजा फल सवर्णम पद्मालक्तम सन्निभम। ठीक है। जबकि आचार्य सुश्रुत क्या बताते हैं? शश असृत प्रतिमम। ठीक है। शश क्या होता है? खरगोश। ठीक है। उसके असरक जैसा होगा। यत्तु यद्वा लाक्षा रसोपमम। ठीक है।
लाक्षा का भी यहाँ पर सामंजस्य दिया हुआ है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं मानस प्रकृतियां। मानस प्रकृति से भी आजकल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। संस्कृत भाषी कौन है? चलिए मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, संस्कृत भाषी जो है कौन से प्रकार के मानस प्रकृति के लिए बताई गई है। ओके, तो मानस प्रकृति टोटल जो है आचार्य चरक ने 16 बताई है, आचार्य सुश्रुत ने भी 16 बताई है, लेकिन आचार्य काश्यप ने 18 बताई है, 2 एक्स्ट्रा मानी है इन्होंने। ओके, नेक्स्ट सात्विक, राजसिक और तामसिक 7, 6, 3 ऐसे करके यहाँ पर इन्होंने जो है डिवीजन किया हुआ है। आचार्य सुश्रुत ने भी सेम बताया है, लेकिन काश्यप ने क्या करा, जो सात्विक वाली है उसमें +1 कर दिया और राजसिक वाली में भी +1 कर दिया। तो कौन सी ऐड करी है? सात्विक वाली में इन्होंने ऐड करा है प्रजापत्य, राजसिक में ऐड किया है यक्ष। ठीक है, ये दोनों ही याद रख लेना, बाकी कुछ इतना जरूरी है नहीं, जब हम मानस प्रकृतियां पढ़ेंगे बाकी लक्षण तभी देख लेंगे। ओके, आगे चलते हैं, गर्भ की गर्भाशय में स्थिति क्या होती है। ओके, तो आचार्य चरक जब फीटो इन यूट्रस बता रहे हैं तो उन्होंने जो है जो पोजीशन बताई वो क्या बताई है, मातुहा पृष्ठ विमुख, माता के पृष्ठ की तरफ बेबी का मुख होगा, मातुहा पृष्ठ विमुख, ऊर्ध्व शिरहा, ठीक है, जो शिर है वो कैसा होगा, ऊर्ध्व होगा, संकुच्य अंग, और अंगों को कैसा करेगा, संकुचित करके रखा हुआ है, अंतः कुक्षौ। ओके, नेक्स्ट देखो आचार्य सुश्रुत, तो वो क्या बताते हैं, आभुग्नो अभिमुख शेते, ठीक है, इन्होंने इस तरीके से बताया हुआ है आभुग्न करके। ओके, नेक्स्ट आचार्य सुश्रुत, आचार्य सुश्रुत के बता रहे हैं आभुग्नौ अभिमुख शेते, ठीक है, तो ये टर्म आपको पता होनी चाहिए कि किस आचार्य ने बोला है। नेक्स्ट बोलते हैं याति स्वभावात प्रसवम प्रति, तो क्वेश्चन आ सकता है कि प्रसव जो है वो स्वाभाविक है, स्वभाव रूप से होता है, ये कौन से आचार्य का मत है, तो आचार्य सुश्रुत ने ऐसा बताया है। ओके, नेक्स्ट आता है धात्री के बारे में, तो धात्री के बारे में हमने पढ़ा था इससे पहले भी, क्या कि धात्री की जो संख्याएं बताई हुई है वो चरक सुश्रुत ने तो 1 बताई हुई है, लेकिन आचार्य वाग्भट ने 2 धात्री बोली है कि 2 धात्री कम से कम आपको जो है साथ में होनी चाहिए, है ना। दूसरा समान वर्णा बताई है, समवर्णा होनी चाहिए, ठीक है, तो आचार्य चरक वही बता रहे हैं कि समान वर्ण यौवनायाम, कि वो जो है यंग होनी चाहिए, यौवन होना चाहिए उसका। आचार्य सुश्रुत क्या बता रहे हैं, श्याम वर्णी धात्री श्रेष्ठ मानी गई है, तो ये भी जरूरी है कि श्याम वर्णी धात्री श्रेष्ठ किसने बताई है, आचार्य सुश्रुत ने बताई है। ओके, नेक्स्ट देखो यहाँ पर एक बहुत ही जरूरी चीज आ रही है, नवजात शिशु परिचर्या में प्रथम उपक्रम क्या है। तो आचार्य चरक ने क्या बताया है, प्राण प्रत्यागमन, प्राण प्रत्यागमन, रिससिटेशन, जिसको हम मॉडर्न से समझ सकते हैं। आचार्य सुश्रुत ने क्या बताया, उल्बा परिमार्जन, ठीक है। नेक्स्ट वाग्भट, तो उन्होंने भी सेम बताया है, तो कम से कम इन तीनों आचार्यों के बारे में तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कि तीनों आचार्यों ने नवजात शिशु परिचर्या में फर्स्ट स्टेप क्या बताया है। ठीक है, आगे चलते हैं, यहाँ पर आहार की डेफिनेशन दी हुई है, चरक सूत्र में आपको वर्णन मिलेगा। आहार क्या है, मात्रा पुनर्अग्नि बल अपेक्षिणी, ठीक है, तो आपको ऑप्शन इस तरीके से रख के देंगे, आप कंफ्यूज जाओगे, केवल अग्नि की अपेक्षा रखती है क्या, केवल बल की अपेक्षा रखती है क्या, केवल मात्रा की अपेक्षा रखती है क्या, ठीक है, तो ऑप्शंस इस तरीके से होते हैं कि वहां पर गलत होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, इसीलिए बी कॉन्फिडेंट। हमने 3 चीज पढ़ी, क्या क्या, आहार जो है वो मात्रा की अपेक्षा करती है, आप कितना भोजन ले रहे हैं तभी तो आया है निदान में आम दोष के, क्या आया है, अत्याशन, है ना, ज्यादा भोजन कर रहे हो, ठीक है, या फिर अल्प भोजन कर रहे हो, ठीक है, जब हम आम दोष पढ़ते हैं तो उसमें आता है ना। नेक्स्ट देखो, पुनर्अग्नि बल अपेक्षिणा, हाँ, भूख लगने पर ही खाना है। नेक्स्ट है अग्नि अपेक्षिणी, तो भूख लगने पर ही खाना है, ठीक है, मंदाग्नि है लेकिन भोजन जबरदस्ती खाए जा रहे हो तो अल्टीमेटली क्या होगा, आम बनेगा, है ना। तो ध्यान रखना है, आहार जो है वो 2 चीजों पर निर्भर है, पहला मात्रा और दूसरा अग्निबल, ठीक है। आगे चलते हैं, अष्टांग संग्रह, तो वो क्या बताते हैं, मात्रा पुनर्अग्नि बल आहार द्रव्य अपेक्षिणी, ठीक है, तो इन्होंने यहाँ पर द्रव्य की भी बात की है, द्रव्य की भी अपेक्षा रखता है, ठीक है। आगे चलते हैं, मूत्र के जो इन जनरल गुण बताए हुए हैं, जैसे जब चरक सूत्र 1 पढ़ेंगे वहां पर जो है सामान्यतः मूत्र का गुण क्या होता है, आचार्य चरक बताते हैं, कफ शामक है, वात अनुलोमक है, और पित्त को तो क्या करता है, कर्षेतम अधोभाग, ठीक है, अधोभाग से जो है कर्षण करके निकालता है, ठीक है, तो कफ का शमन कर रहा है, वात का अनुलोमन कर रहा है, और पित्त का कर्षेत अधोभाग से निकाल रहा है। नेक्स्ट आचार्य वाग्भट, तो आचार्य वाग्भट ने जो है बहुत ही आई थिंक साइंटिफिक बात बोली है, जो मूत्र है वो क्या है, पित्तवर्धक है एक्चुअली, है ना, तो मुझे ज्यादातर इनका लॉजिकल लगता है। एनी हाउ, आचार्य सुश्रुत ने क्या बताया है, कफ वातग्न, तो वो भी ध्यान रखना
ये बुक में गलत दिया हुआ है गोविंद पारिक में, प्रिंटिंग का कुछ इसमें इशू है। त्रिदोष शामक वहां पे लिखा हुआ है, आचार्य सुश्रुत ने दिया है, लेकिन उसको ठीक कर लीजिए। ठीक है, त्रिदोष शामक ना होकर वो है कफवातग्न। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट पेज नंबर 14 एंड 15। गायनी के कुछ एक दो पॉइंट्स थे, धात्री, शुक्र, आर्तव, है ना, गर्भ की स्थिति, वो सब हमने देखा, शिशु परिचर्या के बारे में देखा, और आहार डेफिनेशन अलॉन्ग विद मूत्र के सामान्य गुण कैसे होते हैं उसके बारे में हमने डिस्कशन किया। सो दिस वाज ऑल अबाउट। वीडियो को यहीं पर स्टॉप करते हैं। अगर आपको कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर वीडियो यूजफुल लगी हो देन यू कैन अप्रिशिएट आईयूर एस्पिरेंट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे हेल्दी। हमने पढ़ा शलाके के बारे में, बाकी